एक बार पुनः हम आपके सामने प्राइमरी ऑक्सिलरीज सहायक क्रियाओं की सीरीज लेकर प्रस्तुत हैं। पिछली क्लास में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज अर्थात सहायक क्रिया के बारे में बात की थी, उसके पार्ट के बारे में बात किया था। क्लास 9th और 10th का जो सिलेबस आपका है उसमें आपको सहायक क्रियाएं पढ़नी होती हैं, तो उसी सीरीज में हम चल रहे थे। पिछली कक्षा में हमने बात की थी, कुछ एक छोटी सी माइनर मिस्टेक हो गई थी। उसके लिए हम आपको बता दें कि ये जो मॉडल यहाँ लिखा गया था उसको आप प्राइमरी कर लीजिएगा। प्राइमरी आगे लीजिए अर्थात सहायक क्रियाएं हमको पढ़ना है। मॉडल इसके बाद आपको मिलेगा, तो उसमें मॉडल लिख दिया गया था, उसको आप लोग प्राइमरी कर लीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं। पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज अर्थात सहायक क्रियाओं के कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या उनके यूज होते हैं। अब हम डिटेल से उनके बारे में समझेंगे। पहले हम बी फॉर्म की बात करते हैं। बी फॉर्म में हम देखेंगे तो हमारी 5 क्रियाएं आती हैं, 5 सहायक क्रियाएं, इज, एम, आर और वाज वर। इस प्रकार देखेंगे हम इज, एम और आर का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, वाज और वर का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। इसके पहले एक बात और समझ लेते हैं कि सहायक क्रियाएं होती क्या हैं। सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? जब कहीं पर भी मेन वर्ब हो, क्या हो? मेन वर्ब हो। मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में हो। मेन वर्ब आपको बताया गया है वर्ब क्या होती है। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के वीडियो में आपको बताया गया कि मेन वर्ब क्या होती है। किसी भी वाक्य में मेन वर्ब हो और मेन वर्ब के अलावा उसके पहले कोई भी वर्ब हो तो वो क्या कहलाती है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब कहलाती है या फिर सहायक क्रिया कहलाती है। आइए देख लेते हैं। अब क्या होना चाहिए? मेन वर्ब होना चाहिए। तो हमने बताया इन तीनों क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और इन दोनों का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। कैसे? आइए देख लेते हैं। अगर सेंटेंस लिख दिया जाए, क्या हमने बात की प्रेजेंट और पास्ट टेंस की। प्रेजेंट कह दिया जाए कि वह विद्यालय जाता है। एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। अगर इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? ही गोज टू स्कूल, है ना। हमने ये देखा कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में था, लेकिन इसमें कहीं भी इज, एम, आर में से किसी भी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारी मेन वर्ब आई है, लेकिन इसके पहले क्या किसी भी क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ मेन वर्ब हमारी क्या है? यहाँ अर्थात कोई हेल्पिंग वर्ब है या कहेंगे कोई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है? नहीं है। आइए अब हम देख लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ मिलेगी। यही सेंटेंस लिखेंगे कि वह विद्यालय जा रहा है। सेम सेंटेंस है, ये फॉर्म चेंज हो गया है। यहाँ जाता है, यहाँ जा रहा है हो गया। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा ही है तो वह बनेगा, वह तो ही बनेगा। अब ही के बाद हमको इज का प्रयोग करना है, फिर हमको ING फॉर्म का प्रयोग करना है, गोइंग टू स्कूल। क्लियर? हमने यहाँ भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया और यहाँ भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया, लेकिन हमने क्या यहाँ पर देखा? मेन वर्ब हमारी सिर्फ ओनली मेन वर्ब थी, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? मेन वर्ब के बावजूद, मेन वर्ब के अलावा भी हमारी क्या मिलती है हमको? एक हमको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, और यही हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाती है। क्लियर? और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, तो हम वो पास्ट टेंस में बाद में बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में पहले हम देख लेते हैं। हमने देखा इज का प्रयोग, इज की हिंदी भी आपको बताई गई, और एम का देख लेते हैं। जहाँ भी सब्जेक्ट आपका आई मिलेगा, आई के लिए हमको हिंदी में लिखना क्या होगा? मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब मैं आया तो आई का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक। क्लियर? समझ में आया? अब आर का प्रयोग देख लेते हैं हमार। अगर ऐसे आपको ना समझ में आया तो हम आपके सामने लिख देते हैं।
इज का प्रयोग कहाँ पर करना है? जहाँ पर आपको ही कर्ता में मिल जाए, या सी कर्ता में मिल जाए, या इट कर्ता में मिल जाए, या कोई एक नाम मिल जाए, या कोई एक नाम, या कह सकते हैं सिंगुलर नाउन मिल जाए कहीं पर, सिंगुलर नाउन मिल जाए। क्लियर? एम का प्रयोग कहाँ करते हैं? एम का प्रयोग ओनली किसके साथ होगा? आई के साथ होगा। आर का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? जहाँ पर हमको यू मिल जाए, आर मिल जाए, सॉरी दे मिल जाए, वे मिल जाए, या फिर कोई दो नाम मिल जाए, या फिर कोई प्लूरल नाउन मिल जाए, प्लूरल नाउन मिल जाए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करते हैं। आइए तीनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने फिर से वही लिखा, वह एक गीत गा रही है। वह एक गीत गा रही कि बनेगा सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर? समझ में आया? सिंगिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले हमने किसका प्रयोग किया? एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, तो हमारी सहायक के लेकर आई, अर्थात प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हमारी कहलाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एम का प्रयोग देते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। बनेगा क्या? बनेगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। समझ में आया? आर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आर के लिए इसे कह दिया जाए हम लोग ये लिख लीजिए, वे लोग मैदान में खेल रहे। बनेगा क्या? बनेगा दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। क्लियर? समझ में आया? तो इस प्रकार हमने देखा बी के फॉर्म में इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कर सकते हैं। इनके अलावा भी जितने स्थानों पर हमने बताया प्रेजेंट टेंस के अलावा भी इज एम आर का प्रयोग होता है, लेकिन हमने बताया जब भी मेन वर्ब होगी और मेन वर्ब से पहले किसका प्रयोग होगा? इज एम आर में से किसी का प्रयोग होगा, तभी वह प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। आइए देख लेते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हमने बताया दो वर्ब हमको मिलती है, वाज और वर। वाज का प्रयोग वहाँ पर होगा जहाँ पर आपका ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आपको मिल जाएगा, सिंगुलर नाउन मिल जाएगा वहाँ पर। और वर का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन हमको जहाँ पर मिल जाएगा वहाँ पर हम वर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे राम मैदान में दौड़ रहा था। ठीक, बनेगा। राम हमारा सिंगुलर है, राम के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे,
राम वाज रनिंग इन द फील्ड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल बनेगा वर है, वर में तो यू वी या किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए आप एक पत्र लिख रहे थे, क्या बनेगा? यू वर राइटिंग अ लेटर। क्लियर, समझ में आया? आगे हम बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब हमको मिली थी वो हमारी थी डू फॉर्म में। डू फॉर्म में हमको दो क्रियाएं मिली थी, कौन कौन सी? डू और डिड, सॉरी डू डज और डिड। अब हम देखते हैं कि इनका प्रयोग हम कब कब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कर सकते हैं। डू और डज का प्रयोग हमारा प्रेजेंट फील्ड में प्रेजेंट टेंस में होता है। डू और डज का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। लेकिन कब ये मेन वर्ब कहलाएंगी, कब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी, आइए देखते हैं। जैसे कुछ कंडीशन होती है, जैसे पहले कह दिया जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब भी डू या डज का प्रयोग कहाँ पर होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। और इनके बाद क्या मिलेगा आपको? एक मेन वर्ब मिलेगा। तब ये क्या कहलाएंगे? सहायक क्रियाएं कहलाएंगी। अन्यथा जब भी इनके बाद कोई मेन वर्ब आपको नहीं मिलेगा तब ये क्या कहलाएंगी? मेन वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगी। कैसे? आइए देख लेते हैं। डू की अगर आप हिंदी निकालेंगे तो डू मीन्स करना भी होता है। दोनों कंडीशन के हिसाब से हम देख लेते हैं। एक पहली कंडीशन यहाँ इंट्रोगेटिव, दूसरी कंडीशन यहाँ निगेटिव। दो स्थानों पर डू या डज का प्रयोग होता है। हमने कहा डू मीन्स करना होता है। अब कह दिया जाए तुम अपना काम करते हो, तुम अपना काम करते हो, ये एक सेंटेंस है। हम डू का पहले फॉर्म देख ले तो बनेगा क्या? हमारा प्रेजेंट फील्ड का है यू बनेगा डू, यू डू योर वर्क। हमने देखा इस सेंटेंस में डू का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पर डू हमारा सहायक क्रिया है? बिल्कुल भी नहीं। हमने बताया क्या, जब भी आपको डू मिलेगा, डू के बाद क्या मिलेगा? कि मेन वर्ब मिलेगा, तब डू क्या कहलाएगा? सहायक क्रिया कहलाएगा। कैसे? दो कंडीशन में बनेगा, या तो इंट्रोगेटिव बनेगा या तो निगेटिव बनेगा। आइए हम देख लेते हैं कब इंट्रोगेटिव बनेगा, कब निगेटिव बनेगा। अब इसी सेंटेंस को अगर कह दिया जाए क्या आप अपना काम करते हो, कैसे कह दिया जाए सेंटेंस को? क्या आप अपना काम करते हो। अब ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। तो यहाँ हम पहले डू का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। डू यू डू। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए कि डू का प्रयोग दो बार हुआ। ये हमारा क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, और ये कहलाएगा हमारा मेन वर्ब। डू यू डू योर वर्क। समझ में आया? अब यहाँ पर डू हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात मेन वर्ब का काम करता है, और ये डू हमारा क्या करे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात सहायक क्रिया का काम करता है। बात समझ में आई आपको? डू यहाँ चाहे तो हम वर्ब चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं डू के साथ ही। अब डू के साथ ही दूसरा एग्जांपल लेते, कह दिया जाए क्या आप एक गीत गाते हैं? क्या आप एक गीत गाते हैं? ये सेंटेंस बना। अब यहाँ पर भी डू का प्रयोग है, लेकिन दो बार आपको डू नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमारा मेन वर्ब चेंज हो गई। डू यू सिंग अ
सॉन्ग। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बात समझ में आई। जब भी डू रहेगी, डू के बाद हमने देखा एक मेन वर्ब मिली, तब क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। अगर डू के सिवा हमको कुछ भी नहीं मिलेगा तो डू हमारा क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। तो मेन वर्ब आपको पहले से बताएगा। यहाँ हमको देखना है डू किस किस फॉर्म में हमारी क्या बन जाएगी, सहायक क्रिया बनेगी। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में जैसे कह दें वे लोग आगरा नहीं जाते हैं। क्लियर। तो क्या बनेगा, वे लोग है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, दे, डू बनेगा, फिर बनेगा हमारा नॉट। क्लियर। दे डू नॉट गो टू आगरा। पर मैं अब इसी डू के स्थान पर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अर्थात एक वचन होगा जो आपको बताया गया, ही, सी, इट या कोई एक नाम होगा, तब हम यहाँ किस स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। इसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। हम यहाँ से वे लोग हटा देते हैं, लिख देते हैं वह आगरा नहीं जाता है। क्लियर। तो दे को हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे ही लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, डज लिख देंगे। क्लियर। डज और डू का हमने दोनों प्रयोग किया। दो स्थान पर आपका क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। अन्य स्थानों पर भी कई टेंस में इसका प्रयोग होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि सहायक क्रिया कहाँ बनती है, और सहायक क्रिया तभी कहलाएगी जब इसके बाद किसका प्रयोग होगा, एक मेन का वर्ब का प्रयोग होगा। डिड का ये देख लेते हैं। डिड का प्रयोग भी दोनों स्थानों पर सहायक क्रिया के रूप में होता है, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा और दूसरा या तो निगेटिव सेंटेंस के रूप में होगा। क्लियर। फर्क इतना है कि डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट में होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, पास्ट में होगा। आइए देख लेते हैं, कह दिया जाए। पहले इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। क्या राम विद्यालय गया, क्या राम विद्यालय गया, इंट्रोगेटिव है। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन भी नहीं मिले, क्योंकि हमारा डिड अकेले है। प्रेजेंट में डू या डज का प्रयोग होता है। एक वचन करता है कहाँ लगाना है, बहुवचन करता है कहाँ लगाना है। यहाँ को कोई भी करता होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको डिड का प्रयोग ही करना है, चाहे नेगेटिव होगा और चाहे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप होगा। क्या है, राम है, तो पहले हमको डिड लगा देना है। डिड राम गो टू स्कूल। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ डिड का प्रयोग हुआ, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हमको क्या मिला है, मेन वर्ब मिला है। जब भी हमको मेन वर्ब मिलेगा, एक ही वाक्य में एक मेन वर्ब रहे, मेन वर्ब के अलावा डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर या किसी भी क्रिया का प्रयोग हो तो वो क्या कहलाएगी, सहायक क्रिया कहलाएगी। निगेटिव में देख लेते हैं। चाहे तो इसी सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं आप। विद्यालय नहीं गया, बनेगा क्या, बन जाएगा, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। समझ में आया। जिस प्रकार हमने डबल डू का प्रयोग किया था, उसी प्रकार हम डबल डिड का कंफ्यूजन देख लेते हैं। डबल डिड का कैसे प्रयोग होगा। हमने एक वाक्य में डबल डू का प्रयोग किया था, एक बार यहाँ भी डू था, हेल्पिंग वर्ब भी हमारा डू था और मेन वर्ब। उसी प्रकार हम डिड में देखते हैं कैसे होगा, जब कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर कह दिया जाए क्या उसने अपना
काम किया। अगर इस सेंटेंस को काम किया, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव हमको बनाना है तो हमें डबल डिड का प्रयोग करेंगे। पहला तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड हमने लिखा और उसने के लिए हमने लिखा डिड ही डबल डिड का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए, लेकिन डू का प्रयोग हो जाएगा। डिड ही डू हिज वर्क। आइए हम देखते हैं। अब यहाँ हमारा डू का प्रयोग हुआ और डिड का प्रयोग हुआ, लेकिन इसके पहले आपको बताएगा डू भी आपका हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया है और डिड भी है, लेकिन यहाँ पर डू हमारा किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका? मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब वो क्या है? डिड है। क्लियर? आपको समझ में आया? कितने मिनट हो गए थे? तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। कुछ मिनट समझ में आए तो आप इसके लिए कमेंट करते हैं। थोड़ा सा पार्ट और आपका बचा है, एक पार्ट बचा है आपका हेड का ना, इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और जो आपको छोटी सी माइनर मिस्टेक बताएगी, मॉडल को प्राइमरी आप कर लीजिएगा। इस चैप्टर के बाद आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।